बेदर्दी सैयां भाग 14। तो दोस्तों, पिछले भाग में हमने पढ़ा कि मीनू अपने भाई के कमरे में बैठी उससे बोली, मुझे माफ़ करना भैया, मैं आपके कहे अनुसार रजत और खुशी को पास नहीं ला सकी, बल्कि ये दोनों तो और दूर होते जा रहे हैं। अब आपको ही कुछ करना होगा। अब आगे राजवीर सिंघानिया ने हामी भरी और मीनू को जाने के लिए कह दिया। खुशी भी काफ़ी दिनों से उनके पास नहीं आई थी, इसीलिए उसने खुशी को बुलवाया और उसका इंतज़ार करने लगे। इधर खुशी रजत के पीछे पीछे आई और गुस्से में उसके सामने आकर बोली, आप होते कौन हैं ऋषि के साथ मेरी शादी करवाने वाले? ये कोई मजाक चल रहा है क्या कि जब आपके मन में आया तब आपने मुझसे शादी की और अब उस ऋषि की जिद है तो उससे शादी करवा दी? समझ के क्या रखा है आपने मुझे? रजत ने चुपचाप खुशी की बात सुनी और जब वो चुप हो गई तब रजत बोला, हो गया, अब मैं जाऊं? खुशी को जब महसूस हुआ कि रजत पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ तो वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। वो चाहती थी कि रजत उसकी बातें सुने और समझने की कोशिश करे, लेकिन रजत तो उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर रहा था। इसीलिए खुशी ने अपना सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ़ करना, शायद ज़्यादा ही उम्मीद कर बैठी थी मैं आपसे। रजत, कुछ ही देर में तलाक के पेपर्स आ जाएंगे, साइन कर देना। रजत ये कहकर वहाँ से चला गया तो खुशी वहीं खड़ी रह गई। तभी ऋषि उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बड़े ही बेशर्म तरीके से बोला, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा खुशी? रजत तो अब तुम्हारे करीब कभी नहीं आएगा, अब तो तुम सिर्फ मेरी हो। खुशी कुछ कहती उससे पहले ही एक नौकर ने आकर कहा, मैम, आपको बड़े साहब ने याद किया है। खुशी ने ऋषि को घूर कर देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। वो दादाजी के कमरे की ओर चली गई। ऋषि ने जाती हुई खुशी को देखकर खुद से ही कहा, अब तुम्हें मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। खुशी, मैं जानता हूँ कि मेरा तरीका गलत है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। तुम बहुत भोली और मासूम हो, मेरा यकीन करना, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। रजत तो तुम्हें कभी उतना प्यार नहीं दे पाएगा जितना तुम डिजर्व करती हो, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। और अपने प्यार को पाने के लिए तो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया है। खुशी दादाजी के कमरे में आ गई तो दादाजी ने खुशी को प्यार भरी नज़र से देखकर कहा, आओ खुशी बेटा, बैठो यहाँ। खुशी ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और दादाजी के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। दादाजी लेटे हुए थे। उन्होंने खुशी की ओर नज़रों को घुमाकर कहा, ये सब क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो बेटा? मुझे बताओ, तुम वहाँ क्यों गई थी? रमेश बता रहा था वो तुम्हें मंदिर लेकर गया था, उसके बाद तुम उस होटल में कैसे गई? खुशी ने दादाजी के हाथ को अपने हाथों में ले लिया और रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर देना दादाजी, लेकिन आप तो मुझे समझने की कोशिश करेंगे ना? ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरी मजबूरी थी, ऐसा करना पड़ा मुझे। दादाजी ने जब खुशी को रोते हुए देखा तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो भी भावुक मन से बोले, बिटिया, सारी दुनिया भी अगर तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी ना, तब भी तुम्हारे ये दादाजी तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे। और क्यों खड़े मिलेंगे, वजह तुम भी जानती हो। मैंने तुम्हें अतीत का सारा सच सुनाया है, अब तुम्हारी बारी है पिछले दिनों का सारा सच मुझे बताने की। और तुम रो क्यों रही हो? मुझे भी रुला रही हो। मेरी बदनसीबी देखो, मैं तो अपने आंसू भी नहीं पोंछ सकता। खुशी को अब ज़्यादा बुरा लगा तो उसने दादाजी के आंसुओं को पोंछ दिया और फिर अपने आंसुओं को पोंछकर बोली, मुझे माफ़ करना दादू, अब नहीं रोना मुझे। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, गुड गर्ल, अब बताओ क्या हुआ है? मैंने मीनू को बुलाया था ताकि तुम और रजत दोनों करीब आ सको। मेरे कहने पर वो अपने सभी काम छोड़कर यहाँ आई थी, लेकिन तुम दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने के बजाय दूरियाँ बढ़ गई। खुशी ने लंबी सांस लेकर कहा, कोई है दादू जो हम दोनों को एक नहीं होने देना चाहता, और वो बहुत पहले ही हमारी ज़िंदगी में आ चुका था। ऋषि है ना? दादाजी ने कहा, हाँ, वो तो एक बहुत ही नीच और घटिया इंसान है। रजत जी को मुझसे दूर करने के लिए उसने ना जाने कितने पैंतरे अपनाए हैं। जब से आपने मुझे अतीत की सच्चाई बताई है तब से मैं कोशिश कर रही थी कि इस रिश्ते को संभाल लूं, लेकिन कभी मेरा अतीत बीच में आ जाता तो कभी रजत जी के काम बीच में आ जाते हैं। और मुझे पता चला कि रजत जी की कंपनी के शेयर्स भी ऋषि ने ही खरीदे थे। तब समझ में आया कि ये सब ऋषि का किया हुआ है।
खुशी चुप हो गई तो दादाजी बोले, तुम होटल में क्यों गई थी खुशी? ऋषि ने रजत जी के बारे में इतना कुछ गलत कहा कि मुझे लगा कि रजत जी ही गलत हैं। मैंने रजत जी को गलत साबित करना चाहा था, लेकिन मैं ही गलत साबित हो गई। आपके समझाने के बावजूद मैंने उन पर भरोसा नहीं किया। उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं उनके ऑफिस से निकलकर मंदिर चली गई। वहाँ ऋषि न जाने कहाँ से आ गया और मुझसे बोला कि अगर मैं रजत जी को बर्बाद होते नहीं देखना चाहती तो रजत जी के सामने अपने आप को चरित्रहीन साबित कर दें। तब मेरी मनोस्थिति ऐसी थी कि मैं रजत जी को कुछ नहीं होने देना चाहती थी। ऋषि ने मुझे बताया कि उसने ही रजत जी को ऑफिस में बिजी रखने के लिए उसकी कंपनी का लॉस करवाया है, ताकि वो वहाँ बिजी रहे और वो खुद मुझे इम्प्रेस कर सके। लेकिन जब उसे पता चला कि मैं उससे इम्प्रेस नहीं होने वाली, तो उसने मुझसे ये सब करवाया। वो चाहता है कि रजत जी मुझे छोड़ दें। खुशी ने सिर झुकाकर कहा, और सब उसके अनुसार ही हो रहा है। दादाजी, रजत जी कल ही हमारी शादी करवाना चाहते हैं। आप ही बताइए मैं क्या करूं? राजवीर जी ने कुछ नहीं कहा। खुशी उनके बोलने का इंतज़ार करने लगी, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। तो खुशी ने धीरे से कहा, आप भी मुझसे नाराज़ हो गए? राजवीर जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जाकर आराम करो बेटा। खुशी आगे कुछ नहीं बोली और वहाँ से उठकर अपने रूम में आ गई। इधर रजत ऑफिस में आकर बैठ गया। वो वहाँ बोल तो आया था कि ऋषि और खुशी की शादी करवाएगा, लेकिन वो अंदर से इतना कमज़ोर हो गया था कि अपने आप को संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो गुस्से में था या उदास था। रजत कुछ देर तक शांत बैठा रहा, फिर उसने डेस्क पर सब चीज़ों को एक हाथ से समेट कर नीचे फेंक दिया। ऑफिस में सभी लोग रजत के इस अनजाने व्यवहार को देखकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उनमें से ही किसी ने ऋषि को कॉल करके कहा कि रजत सर को ऑफिस में उनकी ज़रूरत है। ऋषि, जो रजत के घर पर अपने कमरे में बैठा मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। वो उठा और खुशी के कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया। कुछ पल सोचने के बाद वो अंदर आ गया, जहाँ खुशी अकेली बैठी किसी सोच में गुम थी। यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही हो क्या? ऋषि खुशी की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए बोला। खुशी ने ऋषि को देखा तो वो गुस्से में खड़ी होकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? ऋषि, ओ कम ऑन यार, कल शादी है हमारी, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। वैसे मैं तुम्हें कुछ बताने आया था। खुशी, दरवाज़ा उस तरफ है, तुम जा सकते हो। मुझे तुमसे कुछ भी जानने में कोई इच्छा नहीं है। ऋषि खुशी के करीब आकर धीरे से बोला, और वो रजत के बारे में हो तो? खुशी कुछ पल के लिए सोचने लगी, फिर बोली, तुम्हें पता है तुमने कितना अच्छा काम किया है? मुझे मेरे पति की अच्छाई और ईमानदारी दिखाकर मेरे पति के प्रति मेरी सोच को बदल दिया तुमने। मुझे ये समझाने के लिए कि मैं किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं, ये समझाने के लिए कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि मुस्कुराकर बोला, लेकिन अब क्या फ़ायदा? अब तो रजत की नज़रों में तुम पहले जैसी खुशी नहीं हो। अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। और हाँ, मैं तुम्हें बताने आया था कि रजत ने खुद को जख्मी कर लिया है, तो तुम आज पहली और आखिरी बार उसकी परवाह कर सकती हो, अगर तुम चाहो तो। इतना दिलदार तो मैं हूँ अपने दोस्त के लिए, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ऋषि चला गया, लेकिन खुशी के लिए टेंशन छोड़ गया था। खुशी रोशनी के पास गई और रजत को फ़ोन करने के लिए कहा। रोशनी ने रजत को फ़ोन किया, लेकिन रजत ने फ़ोन नहीं उठाया, तो खुशी और ज़्यादा परेशान हो गई। अब खुशी बिना देरी किए बाहर आ गई और ड्राइवर से रजत के पास चलने के लिए कहा। ड्राइवर, सॉरी मैम, लेकिन रजत सर ने आपको कहीं भी ले जाने के लिए मना किया है, मैं नहीं चल सकता। खुशी बिना कुछ बोले गाड़ी से उतरी और घर से बाहर आ गई। घर से ऑफिस लगभग 5 किलोमीटर था। खुशी पहले जा चुकी थी, इसीलिए वो रास्ता जान चुकी थी। उसने पैदल चलना ठीक समझा और चल पड़ी। ड्राइवर ने रजत को फ़ोन किया, लेकिन रजत ने फ़ोन नहीं उठाया, तो उसने बाहर आकर खुशी को देखा। जब वो कहीं दिखाई नहीं दी, तो ड्राइवर भी परेशान हो गया और राजवीर जी के पास आकर बोला, साहब माफ़ करना, लेकिन छोटी मालकिन अकेले और पैदल ही घर से ऑफिस के लिए निकल गई हैं।
मैं उनको रोक नहीं पाया। राजवीर जी ने जब ये सुना तो अचानक उनके मुंह से क्या निकल गया, जिससे ड्राइवर हैरानी से उन्हें देखने लगा। राजवीर जी ने ड्राइवर को ऐसे देखते हुए पाया तो वो बोले, तुम ऐसे मत देखो, सब बातें बाद में होंगी, अभी जाओ और खुशी बिटिया को सही सलामत घर लेकर आओ। तुम क्यों नहीं लेकर गए उसे? ड्राइवर मालिक ने मना किया था इसीलिए, लेकिन फिर वो पैदल ही चली गई। ड्राइवर ने जल्दी से अपनी बात राजवीर जी को समझाई और वहाँ से चला गया। खुशी भरी दोपहरी में सड़क पर गाड़ियों के बीच में चले जा रही थी। उसे होश नहीं था कि वो कैसे चल रही थी, कहाँ चल रही थी। वो बस जल्दी से रजत के पास पहुंचकर उसे देखना चाहती थी। गिरते पड़ते आखिर खुशी रजत के कंपनी के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। अब उसे सिर्फ हाईवे को क्रॉस करना था। रजत से मिलने की चाह में वो बिना इधर उधर देखे सड़क पर चल पड़ी थी। तभी गाड़ियों के हॉर्न से और उसके आसपास से आती गाड़ियों से खुशी घबरा गई और वो हाईवे के बीचों बीच खड़ी हो गई। लेकिन गाड़ियाँ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब खुशी ने महसूस किया कि अब वो ना तो आगे बढ़ सकती है और ना ही पीछे जा सकती है, तो उसे चक्कर सा आने लगा। वो वहीं अपने कानों पर हाथ रखकर उकड़ू अवस्था में वहीं बैठ गई। इधर रजत ने जब डेस्क से सब चीज़ों को अपने हाथ से नीचे गिराया था तो ऑफिस में खलबली मच चुकी थी कि रजत सिंघानिया को गुस्सा आ रहा है, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई भी रजत से आकर कुछ पूछ सके। रजत ने पानी पीने के लिए गिलास लेकर उसमें पानी डाला और पानी को पीने के बजाय गिलास को हाथ में ही तोड़ दिया, जिससे कांच उसके हाथ में चुभ गया और वहाँ से खून निकलने लगा। रजत खून की परवाह किए बिना पूरी कांच से बनी दीवार के पास आकर खड़ा हो गया और हाईवे पर आती जाती गाड़ियों को देखने लगा। इसी बीच उसे एक लड़की दिखाई दी जो बिना देखे हाईवे को क्रॉस कर रही थी, लेकिन बीच में ही बैठ गई थी। चूँकि रजत की कंपनी काफ़ी बड़ी थी और अधिक ऊंचाई पर होने के कारण रजत पहचान नहीं पाया था कि ये खुशी है। रजत ने खुशी को देखते हुए कहा, अजीब लड़की है, इतनी भी क्या जल्दी थी कि थोड़ा सा भी इंतज़ार नहीं कर सकती थी? बेवकूफ़ लड़की। ये कहकर रजत दूसरी ओर देखने लगा। खुशी को लगा कि वो अब रजत से नहीं मिल पाएगी, शायद ये उसका आखिरी पल था। लेकिन तभी किसी ने उसे पुकारा, ओए बैल बुद्धि है क्या? खुशी ने अपना सिर उठाकर देखा तो सामने एक लड़का खड़ा था जो गाड़ी में से उतर कर आया था और इसी वजह से पीछे तक गाड़ियों की लाइन लग गई थी। लड़का और आगे बढ़ ही रहा था कि खुशी उठी और वहाँ से दौड़कर आगे आ गई। लड़का आगे आना चाहता था, लेकिन उसके पीछे गाड़ियों के हॉर्न सुनकर वो वापस चला गया। खुशी ने एक हाईवे तो पार कर लिया था, लेकिन अभी एक और बचा हुआ था। लेकिन अब खुशी का दिल धक धक करने लगा था। उसे रजत से मिलना था और वो बीच राह में मरना नहीं चाहती थी। ये पहली बार था जब वो जीना चाहती थी। खुशी ने अपने कदम बढ़ा दिए क्योंकि यहाँ कोई कोई गाड़ियाँ और बाइक आ रही थी। खुशी बस क्रॉस करने वाली थी कि बाइक पर बैठे दो लड़के इतनी तेज़ी से आए कि खुशी के ठीक करीब से ले गए। उनसे बचने के लिए खुशी ने अपने कदम पीछे लिए, तभी दूसरी ओर से आती एक बाइक से खुशी का हाथ टकराया और खुशी का बैलेंस बिगड़ा और वो वहीं पर गिर गई। डर के कारण और टेंशन से खुशी का दिमाग बंद हो चुका था और फिर खुशी औंधे मुंह सड़क पर गिरी, जिससे उसके सिर में हल्की सी खरोंच और हाथ की हथेलियां छिल गई। कुछ पल के लिए खुशी बेहोशी की हालत में चली गई। तभी आसपास के लोगों ने उसे उठाया और एक और बैठाकर पानी पिलाया। खुशी थोड़ी ठीक हुई तो एक आदमी ने हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा। खुशी ने मना किया और उस सबका धन्यवाद कहकर वहाँ से रजत के पास जाने के लिए बढ़ गई। खुशी ने जैसे ही कंपनी के अंदर कदम रखा, अंदर से आती एक कार को देखकर खुशी की आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि कार उसकी ओर ही बढ़ रही थी और वो इतनी करीब आ चुकी थी कि खुशी को उससे बचना नामुमकिन सा लग रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। तभी किसी ने उसे पकड़कर वहाँ से खींच लिया। खुशी रजत से मिलने की को आतुर थी, लेकिन उसकी किस्मत उसे मिलने नहीं दे रही थी। गिरते पड़ते वो आखिर कंपनी के बाहर तो पहुंच गई थी, लेकिन अभी भी उसे अपनी मौत दिखाई दे रही थी और वो रजत से मिले बिना मरना नहीं चाहती थी। पता नहीं क्यों, लेकिन ऋषि के कहने पर कि रजत
ने खुद को जख्मी कर लिया है। खुशी को दर्द का अनुभव होने लगा था और वो एक नज़र रजत को देखना चाहती थी। कंपनी के मेन दरवाजे पर कदम रखते ही खुशी ने देखा सामने से एक कार तेजी से उसकी ओर आ रही थी। खुशी कुछ देर पहले ही इतना सब कुछ सह कर आई थी। इस बार उसके पैरों ने भी उसका साथ नहीं दिया। खुशी वहीं खड़ी रह गई। जब कार उसके पास आई तो उसने आंखें बंद कर ली। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक और खींच लिया। खुशी ने आंखें खोली तो सामने ऋषि गुस्से में देख रहा था। खुशी ने एक नज़र ऋषि को देखा और अपना हाथ उससे छुड़ा कर बोली, तुम मेरा पीछा कर रहे थे? ऋषि ने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा था ताकि तुम रजत से आखिरी बार मिल सको, इसीलिए नहीं कि तुम अपने आप को चोट पहुँचा लो या फिर। ऋषि रुक गया तो खुशी बोल पड़ी, या फिर मर न जाऊं यहीं कहना चाहते हो ना? ऋषि ने खुशी को घूरा तो खुशी आगे बोली, तुम चिंता मत करो, रजत जी से मिले बिना मैं नहीं मरने वाली। ऋषि ने खुशी का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, बस बहुत हुआ, अब तुम रजत से नहीं मिल सकती, चलो यहाँ से। खुशी आंखों को फाड़कर ऋषि को देखते हुए बोली, तुम छोड़ो मुझे। खुशी ने अपना हाथ ऋषि से छुड़ाना चाहा लेकिन छुड़ा नहीं पाई। ऋषि उसे खींचकर थोड़ी दूर ले गया। तभी खुशी चलते हुए वहीं पास में खड़ी एक रेहड़ी पर से कुछ उठाया और ऋषि के हाथ पर दे मारा। खुशी ऐसा भी कुछ कर सकती थी, ऋषि ने ये नहीं सोचा था। ऋषि के हाथ दर्द में होने के कारण उनसे खुशी का हाथ छोड़ दिया, जिससे खुशी ऋषि के परवाह किए बिना वहाँ से चली गई। ऋषि ने अपने हाथ को पकड़कर खुशी को रोकना चाहा, लेकिन तब तक खुशी उससे दूर जा चुकी थी। इसीलिए ऋषि अब आके उसे रोक नहीं सकता था। वो वापस चला आया। खुशी दौड़ती हुई रजत के कैबिन की ओर बढ़ गई। उसके सिर से हल्का सा खून निकलकर सूख चुका था। हथेलियां छिलकर लाल हो चुकी थीं। उसके बाल बिखरे पड़े थे और कपड़े भी थोड़े खराब हो गए थे। वहाँ जो भी खुशी को देखता वो हैरान सा बस खुशी को देखता ही रह जाता, लेकिन खुशी किसी को ना देखकर बस भाग रही थी। आखिर में वो रजत के कैबिन के बाहर आकर रुक गई और बाहर से ही उसे देखने लगी। रजत अभी भी वहीं खड़ा था। उसके हाथ से खून बूंद बूंद टपक रहा था। जब खुशी ने उसे देखा तो वो दौड़कर उसके पास आई और रजत के कंधे को अपनी ओर घुमाकर बोली, आप अपने आप को समझते क्या हो? जो आपके मन में आएगा वो करोगे। आपका मन हुआ तो मुझसे शादी कर ली, आपका मन हुआ तो प्यार से बातें कर ली, आपका मन हुआ तो गुस्सा दिखा दिया, और अब आपका मन हुआ तो किसी ऐसे राह चलते इंसान के साथ शादी करवा रहे हो, और आपका मन हुआ तो अपने आप को चोट भी दे दी। रजत को खुशी का अपने पास होना बिल्कुल सपने जैसा लग रहा था। सपना ही तो था कि खुशी रजत के बोले बिना ही बोल रही थी और बिना रुके बोल रही थी। रजत कुछ नहीं बोला तो खुशी ने उसकी हथेली को अपने हाथ में लेकर कहा, देखो कितना खून बह चुका है। खुशी ने रजत को खींचा और सोफे पर बैठने के लिए कहा। रजत जिसे अभी तक ये सपना ही लग रहा था, वो खुशी की बात मानकर चुपचाप वहाँ बैठ गया। खुशी ऑफिस में बिखरे सामान को देखती हुई टेबल के ड्रॉअर में फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगी। रजत की नज़र अभी भी खुशी पर ही थी। खुशी के बाल उसके माथे पर आ रहे थे, जिससे उसकी चोट ढकी हुई थी। वो रजत को दिखाई नहीं दी। खुशी ने जब फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढ लिया तो वो रजत के हाथ को साफ करने लगी। तभी रजत उसे देखते हुए बोला, क्या तुम सच में मेरे पास हो खुशी, या फिर हमेशा की तरह ये मेरा सपना है? खुशी ने नज़र उठाकर रजत को देखा तो उसमें रजत के लिए प्यार और परवाह साफ दिखाई दे रही थी। रजत ने खुशी की आंखों में देखते हुए कहा, काश ये सब असलियत में भी होता खुशी, लेकिन तुम तो। रजत के बोलने से पहले ही खुशी बोल पड़ी, मैं सच में आपके पास हूँ। सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए रजत जी। रजत अब हकीकत में आया तो उसे खुशी के सिर पर लगी चोट और हथेली दिखाई दी। हाथ पर खरोच दिखी, जिससे उसने जल्दी से कहा, ये सब कैसे हुआ? क्या करके आई हो तुम? और एक मिनट, कहीं वो लड़की तुम ही तो नहीं जो वहाँ हाईवे के बीच में बैठी थी? खुशी के हाथ रुक गए। उसने धीरे से कहा, वो मैं घबरा गई थी, समझ ही नहीं आया कि अब क्या करूं, इसीलिए। रजत ने अपना हाथ खुशी के हाथों से खींच लिया, लेकिन तब तक खुशी ने उसके हाथ को साफ करके पट्टी कर दी थी। अब रजत ने डिटॉल लेकर खुशी के सिर पर लगी चोट को साफ करते हुए और उसे डांटते हुए बोला,
तुम यहाँ आई क्यों हो और मुझे फ़ोन नहीं कर सकती थी? मैं ही घर आ जाता तो मुझे कभी समझ नहीं आओगी। खुशी खुशी रजत के चेहरे को देख रही थी और रजत खुशी की चोट को तभी खुशी ने रजत के हाथ को रोक दिया तो रजत भी खुशी को हैरानी से देखने लगा। लेकिन तभी खुशी झट से रजत के गले लग गई और उसे कस कर पकड़ लिया, लेकिन कुछ बोली नहीं। रजत समझ नहीं पा रहा था कि खुशी को हुआ क्या है, इसीलिए उसने भी खुशी के सिर पर हाथ रखकर कहा, खुशी तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो क्या? खुशी कुछ नहीं बोली तो रजत आगे कुछ कहने ही वाला था कि तभी खुशी धीरे से बोली, प्लीज़ चुप रहिए कुछ देर, प्लीज़ मुझे खुद से अलग मत कीजिए। रजत की आंखें खुल गई और उसने दम सांस लेकर खुशी को अपनी बाहों में कस लिया। खुशी रजत के पास पहुंच गई थी और रजत को संभाल भी लिया था। रजत ने खुशी को अपनी बाहों में कस लिया था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने एक झटके से खुशी को खुद से अलग कर दिया और बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? खुशी, कल तुम्हारी शादी है, तुम्हारे ऋषि को बुरा लग जाएगा। खुशी रजत के यूं बदले बिहेवियर को देखकर हैरान रह गई और साथ ही रजत के कहे शब्द तुम्हारे ऋषि से उसका दिल टूट रहा था। खुशी ने रजत को समझाते हुए कहा, रजत तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अभी कुछ देर पहले तो तुम ठीक थे, अब अचानक से क्या हो गया तुम्हें? रजत ने खुशी से नज़रें चुराकर कहा, देखो खुशी, तुम चली जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि ऋषि को पता चले कि तुम यहाँ आई थी और वो भी कुछ गलत सोचे। तुम जाओ यहाँ से। खुशी का दिमाग सुन्न हो गया। उसने रजत के कंधे को धक्का देकर उसे दूर धकेल कर खड़ी हो गई और बोली, मैंने तुम्हारे बारे में जो सोचा था वो बिल्कुल सही था। तुम कभी वो थे ही नहीं जो मुझे बताया गया। तुम एक बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो जो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है या करवा सकता है, किसी की भी ज़िंदगी के साथ खेल सकता है और फिर उसे किसी और को सौंप देता है। रजत भी खड़ा हो चुका था। उसने खुशी की बाजू को पकड़कर कहा, और तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं सोचती? तुमने क्या किया उस ऋषि के साथ? छी, सोचा तो मैंने भी नहीं था कि तुम ऐसी होगी। तुम्हारी चाची ने बिल्कुल सही कहा था तुम्हारे बारे में। मैं ही बेवकूफ़ था जो यकीन कर बैठा अपने आप पर। खैर, कल से तो तुम ऋषि के साथ रहोगी, इसीलिए मुझसे छुटकारा मिल जाएगा तुम्हें। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। खुशी की आंखों से आंसुओं की धारा निकल रही थी। वो कुछ कहने को हुई थी कि रजत ने उसकी एक भी ना सुनते हुए उसे कैबिन के बाहर कर दिया और दरवाज़ा को बंद कर दिया। खुशी वहीं खड़ी रह गई। कुछ देर तक वो रोती रही, फिर अपने आंसुओं को पोंछकर वहाँ से धीरे धीरे चलती हुई बाहर आ गई। ऑफिस के सभी लोगों के चेहरे खुशी पर ही थे, लेकिन खुशी ने किसी को भी पलके उठाकर नहीं देखा। एक बार फिर उसकी ज़िंदगी में उसके अतीत ने वापसी कर ली थी। उसने स्वीकार कर लिया था कि उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, इसीलिए जो हो रहा उसे होने देना है, जैसे वो पहले किया करती थी। खुशी बाहर आ गई तो ऋषि दिखाई दिया, जो अपनी गाड़ी के टेक लगाए खड़ा मुस्कुरा रहा था। खुशी ने ऋषि पर से नज़र हटाई और भारी से कदमों से आगे बढ़ गई। तभी ऋषि उसके ठीक पास आकर खड़ा हो गया, जिससे खुशी के कदम रुक गए। ऋषि ने अपने हाथ से खुशी को गाड़ी में चलने का इशारा दिया। खुशी ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। ऋषि भी आकर बैठ गया और खुशी को वहाँ से ले गया। रजत ये सब अपने कैबिन से देख रहा था। उसकी मुट्ठियाँ कसी हुई थी, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और जाकर चुपचाप काम करने लगा। ऋषि ने ड्राइव करते हुए कहा, खुशी तुम बेवजह ही रजत की इतनी परवाह करती हो। वो तो तुम्हारे बारे में सोचता तक नहीं है। अब देखो तुम्हें कैसे कैबिन से बाहर फेंक दिया। उसने तुम्हारी एक नहीं सुनी। लेकिन तुम चिंता मत करना खुशी, मैं रजत के जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा, कभी तुम्हें अकेले नहीं रहने दूँगा। बस एक बार तुम मेरी हो जाओ। खुशी ने अचानक से अपना सिर उठाया और ऋषि को देखते हुए बोली, लेकिन मैं रजत से प्यार करने लगी हूँ। मुझे नहीं पता ये कब और कैसे हुआ, लेकिन रजत के अलावा मैं किसी और के बारे में सोचती ही नहीं हूँ। उसके चोट लगने से दर्द मुझे होता है, उसका मूड ख़राब होने से मेरा मूड भी ठीक नहीं रहता है। वो दुखी तो मैं दुखी और वो खुश तो मैं भी खुश हो जाती हूँ। मेरा यकीन करो ऋषि, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। तुम मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकते हो। तुम्हें और बहुत अच्छी लड़कियाँ मिल जाएंगी, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो।
ऋषि के हाथ स्टीयरिंग पर कस गए और उसने अचानक से ब्रेक लगा दी। सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से खुशी आगे की ओर गिरने वाली थी, लेकिन ऋषि ने अपने हाथ को आगे कर दिया, जिससे खुशी का सिर उसके हाथ से टकरा कर रह गया। खुशी पीछे ही हुई थी कि ऋषि ने उसके बाल पकड़कर खुशी के चेहरे को अपनी ओर करके कहा, ये जो कुछ देर पहले तुमने कहा ना कि तुम रजत सिंघानिया से प्यार करने लगी हो, ये आज के बाद कभी मत कहना, क्योंकि ये पहली और आखिरी बार था जब मैंने सुन लिया। तुम्हें सिर्फ मुझसे प्यार करना है, अपने ख्यालों में मुझे लाना है, मेरे और सिर्फ मेरे सपने देखने हैं, समझी? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम जानती नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। खुशी ऋषि के इस रूप को देखकर दंग रह गई। रजत क्या कम था जो ऋषि भी अपना रूप बदलने लगा था। खुशी ने आंखें बंद की तो आंसू उसके गालों पर आ गए। ऋषि ने जब खुशी के आंसू देखे तो उसने खुशी के बालों को छोड़ दिया और थोड़ा घबराते हुए बोला, सॉरी, तुम्हें दर्द हो रहा था, माफ़ी दे देना, लेकिन आगे से रजत सिंघानिया से प्यार की बातें मत करना। उसकी बातें आते ही मुझे गुस्सा आ जाता है और फिर मुझे खुद नहीं पता होता मैं क्या कर जाता हूँ। खुशी कुछ नहीं कहा तो ऋषि ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और धीरे धीरे चलाते हुए बोला, सीट बेल्ट लगा लो प्लीज़। खुशी ने चौंक कर ऋषि की ओर देखा तो ऋषि ने बड़े प्यार से पलक झपकाकर सीट बेल्ट लगाने का इशारा किया। खुशी ना तो रजत को समझ पाई थी और ना ही ऋषि को। दोनों ने ही अपने अपने अलग रूप दिखाए थे। खुशी और ज़्यादा बखेड़ा नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने सीट बेल्ट लगा ली और मुंह फेर कर बाहर की ओर देखने लगी। रात हो चुकी थी। खुशी अपने कमरे में अकेली बैठी कल के बारे में सोच रही थी कि क्या कल सच में उसकी शादी ऋषि से हो जाएगी। तो दोस्तों, देखते हैं अब खुशी की शादी ऋषि से होती है कि नहीं है। अगले भाग में ये हम देखेंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत